पता नहीं दोनों देवर जी को मुझसे क्या जरूरी बात करनी है। आखिर ऐसा क्या किया है उन्होंने कि वो इतने घबरा रहे थे। ये है जानवी, जो एक छोटे से घर के आंगन में बैठी मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। तभी वहां जानवी की ननंद रिया आती है। भाभी, मेरे साथ मार्केट चलिए ना, मुझे मेहंदी लानी है। कल मेरी सहेली पायल की शादी है, इसलिए मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ये सामान अंदर रख कर आती हूँ। जानवी घर के अंदर है तो घर में जानवी के सास ससुर दामिनी और शेखर चारपाई पर बैठे थे। तभी जानवी सारा खाना घर में रखकर अपने छोटे से कमरे में आती है। जानवी का ये छोटा सा घर 2 कमरों का है। माँ पिताजी की कितनी याद आ रही है। भगवान जी, मेरे माता पिता के दिल में मेरे लिए जो नफरत है, उस नफरत को हमेशा के लिए उनके दिल से दूर कर दीजिए। पता नहीं इस जन्म में मैं अपने माता पिता से मिल भी पाऊंगी या नहीं। तभी जानवी बाहर आती है और रिया के साथ पैदल चलते हुए दूर मार्केट में जाती है। तभी एक जगह जानवी को एक कीमती कार खड़ी दिखाई देती है। उस कार में जानवी की अमीर माँ हेमानी बैठी हुई थी। हेमानी ने काफी कीमती नेकलेस और सुंदर डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी। माँ? तभी जानवी दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आती है। माँ! तभी हेमानी जानवी को देखती है। ड्राइवर, चलो यहाँ से। माँ, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ, बस एक बार मुझसे बात कर लीजिए। जिस लड़की को अपने माता पिता की इज्जत की परवाह नहीं, उस बेटी से बात करके क्या हो जाएगा। और खबरदार, जो आज के बाद मुझे माँ कहा तो नहीं हूँ मैं तेरी माँ। जिस दिन तूने उस गरीब लड़के से शादी की थी, उसी दिन से तेरा और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका था। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, मैं आपकी बेटी हूँ माँ। तभी ड्राइवर कार लेकर वहां से चला जाता है। ये देखकर जानवी जोर जोर से रोने लगती है। माँ, रुक जाइए ना। भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमारे कारण आपके माता पिता ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। जानवी ने रिया के गरीब भाई दीपक से शादी की थी। इस बात से जानवी के माता पिता काफी नाराज थे, क्योंकि जानवी एक अमीर परिवार की बेटी है। उसका पिता बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और जानवी दीपक से प्यार करती थी। थोड़े समय बाद जानवी घर लौट आती है। रात का समय। जानवी अपने सास ससुर, ननंद, पति दीपक और 2 देवर अजीत कुमार के साथ घर में बैठी थी। ठंड का मौसम था और ठंड के कारण सबकी हालत खराब हो रही थी। ठंड का मौसम आया नहीं कि हम गरीबों पर आफत आ जाती है। दीपक बेटा, तू हम सब के लिए नए स्वेटर ले आना। इस ठंड के कारण तो हमारी हालत बिगड़ रही है। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि हम तीनों भाइयों की कमाई कितनी कम है। उतनी कमाई में हमारा गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। अब ऐसे में हम कहां से लाएं नए स्वेटर। ठंड तो वाकई इस बार कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। मैं बाहर से सूखी लकड़ियां लाकर आती हूँ और घर में आग जलाती हूँ ताकि सबको ठंड कम लगे। भाभी, मैं और कुमार भी आपके साथ आते हैं। ठंड का मौसम था और इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही कड़ाके की पड़ रही थी। तभी जानवी, अजीत और कुमार ये तीनों घर से बाहर चले जाते हैं। घर में किसी के पास स्वेटर नहीं था, क्योंकि दीपक और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद गरीबों वाली थी। इधर जानवी और उसके देवर बाहर थे। बाप रे, इस ठंड में तो शरीर की हालत खराब होती जा रही है। भाभी, हमें आपको एक जरूरी बात बतानी है। हाँ बोलो ना, क्या जरूरी बात है। भाभी, हम 2 लड़कियों से प्यार करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। परेशानी ये है भाभी कि उन लड़कियों के माता पिता इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम उनके माता पिता को बताए बिना ही शादी कर लेंगे। क्या? नहीं नहीं देवर जी, ये सही नहीं है। उन दोनों ने उनके माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की भाभी, पर साक्षी और अनीता के अमीर माता पिता हमारी गरीबी देखकर इस रिश्ते से मना कर रहे हैं। और अगर मुझे अनीता नहीं मिली ना भाभी, तो मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। मैं अनीता से बहुत प्यार करता हूँ भाभी। और मैं साक्षी से। ये सुनकर जानवी घबरा जाती है। देखिए, अभी जल्दबाजी मत कीजिए, हम बाद में इस विषय पर बात करेंगे। भाभी, साक्षी ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी। अपने देवरों की बातें सुनकर जानवी परेशान हो जाती है। थोड़े समय बाद तीनों लकड़ियां लेकर घर आते हैं और आग जलाकर आग के सामने बैठ जाते हैं। भगवान जी, ये कैसी दुविधा में फंस गए देवर जी। अगर इन्होंने कोई गलत रास्ता चुन लिया तो। अगले दिन सुबह
दीपक, अजीत और कुमार ये तीनों भाई अपने काम पर चले जाते हैं। तीनों भाई एक कारखाने में मजदूरी करते हैं जहां लकड़ी की कुर्सियां, टेबल, अलमारी, बेड ये सब बनते हैं। तीनों भाई पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी आमदनी भी बहुत कम थी। इधर जानवी घर के आंगन में बैठी थी। एक काम करती हूँ, रात को दीपक जी और सबको देवर जी की बात बताती हूँ। अब वही इस मामले में कोई सटीक फैसला लेंगे। शाम का समय। जानवी अपने सास ससुर और ननंद के साथ घर पर थी। तभी दीपक अकेला घर आता है। जी, देवर जी कहाँ है? वो दोनों घर नहीं आए। वो तो दोपहर के बाद कारखाने आए ही नहीं। मुझे लगा था वो घर आ गए होंगे। नहीं बेटा, वो दोनों तो घर आए ही नहीं। कमाल है। तो फिर कहाँ चले गए दोनों? किसी काम से गए होंगे दोनों, आ जाएंगे। तभी जानवी घर में लकड़ियां जलाती है और सब आग के सामने बैठ जाते हैं। थोड़े समय बाद अजीत और कुमार दो अमीर मॉडर्न लड़कियों के साथ घर आते हैं। चारों दूल्हा दुल्हन के अवतार में थे। उन्हें इस हालत में देखकर जानवी और सब हक्के बक्के रह जाते हैं। अजीत, कुमार, ये सब क्या है बच्चों? कौन है ये लड़कियां? ये शादी का जोड़ा, वरमाला, ये सब क्या है बच्चों? माँ पिताजी, ये साक्षी है मेरी पत्नी और ये अनीता है कुमार की पत्नी। हम दोनों भाइयों ने शादी कर ली। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या तुमने हमें बताए बिना शादी कर ली? अरे बाप रे। कौन है ये लड़कियां और कहाँ रहती हैं? पिताजी, साक्षी और अनीता दोनों ही काफी अमीर परिवार की बेटियां हैं। हम दोनों भाइयों का इनसे प्रेम था, पर इनके माता पिता हमारे रिश्ते को मान नहीं रहे थे, इसलिए मजबूरी में हमने शादी कर ली। पर देवर जी, इन दोनों के माता पिता आप दोनों के खिलाफ कहीं पुलिस में शिकायत न कर दें। नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये शादी अपनी मर्जी से की है। साक्षी और अनीता ये दोनों अलग अलग अमीर परिवारों की बेटियां थीं। फिर क्या था, दामिनी और सब लोग अजीत कुमार की इस हरकत से काफी परेशान होने लगते हैं। आप सब घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। दीपक जी, हमारा घर तो 2 कमरों का ही है, अब इन्हें कहाँ सुलाएं? अजीत, कुमार, तुम चारों मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैं और जानवी यहाँ सबके साथ सो जाते हैं। तभी चारों दीपक के छोटे से कमरे में जाते हैं। ये सब क्या है अजीत जी? आपका घर तो कितना छोटा है। अब क्या देवर जी और मेरी देवरानी हम सब एक ही कमरे में साथ सोएंगे क्या? मुझे नहीं सोना है इन लोगों के साथ। कुमार जी, आपने मुझसे शादी की है ना, तो अब आपको हमारा एक अलग कमरा लेना होगा। आप जेठानी जी और जेठ जी को बाहर भेजिए, हम दोनों यहाँ सोएंगे। क्या बाहर भेजे हमें? इस कमरे में मैं और अजीत जी सोएंगे। तुम दोनों बाहर जाकर सबके पास सो जाओ। हम क्यों जाएं? आप दोनों जाइए। दोनों में बहस छिड़ जाती है। अरे तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? इस घर में केवल एक ही कमरा है, अब जैसा भी है हमें साथ में ही सोना होगा। मैं इन लोगों के साथ नहीं सोने वाली। अजीत जी, आपने मुझसे शादी की है ना, तो मेरी हर जिम्मेदारी आपकी है। मुझे अलग कमरा चाहिए, अभी चाहिए। साक्षी, मैं अलग से कमरा कहाँ से लाकर दूं तुम्हें? वो सब मैं नहीं जानती। मुझे अलग कमरा चाहिए, मतलब चाहिए। तभी चारों की आवाज सुनकर जानवी वहां आ जाती है। तुम दोनों ऐसे मत लड़ो। हमारे ससुराल वाले हमारे मायके वालों की तरह अमीर नहीं है। अब जो है जैसा है हमें बर्दाश्त करना होगा। तभी चारों दीपक के कमरे में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सब घर में बैठे थे। तभी इस घर का मालिक पीयूष आता है। क्या भाई दीपक, मेरे इस मकान में मुफ्त में रहने का इरादा है क्या? पिछले 4 महीने से तुमने किराया नहीं दिया है। अजीत जी, ये घर किराए का है। हाँ साक्षी। मालिक, इन दिनों हमारी स्थिति थोड़ी खराब है। आप हमें कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए। मैं आपका सारा पैसा आपको दे दूंगा। नहीं भाई नहीं, मुझे अभी पूरे 4 महीने का किराया चाहिए, वरना मेरे इस घर से बाहर निकलो। मालिक, हम गरीबों पर थोड़ा रहम कीजिए। ठंड का मौसम है, इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे हम? दीपक पीयूष से मिन्नतें करने लगता है, पर पीयूष उसकी एक नहीं सुनता और आखिर में पीयूष दीपक और सबको अपने घर से बाहर निकल देता है। सब अपने सामानों के साथ सड़क पर खड़े थे। ये किन भिखारियों के घर शादी करके आ गई मैं? इनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। अच्छा भला मैं अपने अमीर मायके में ऐश भरा जीवन बिता रही थी। अब तो हमारे माता पिता भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अजीत जी, आपने मुझसे शादी की है ना, तो अब आपकी जिम्मेदारी है मेरा ख्याल रखने की। हाँ, मुझे इस ठंड में ऐसे सड़कों पर रहकर मरना नहीं है। हमें घर चाहिए। हमें कैसे भी करके एक घर में लेकर चलिए कुमार जी। ये क्या तरीका है अपने पतियों से बात करने का? दोनों देवर जी ने तुम्हें बताया था ना कि इनकी आर्थिक स्थिति कितनी गरीबों वाली है, फिर भी तुम दोनों ने इनसे शादियां की। फिर अब क्यों तुम दोनों देवर जी से बहस कर रही हो?
हमें कहाँ पता था कि ये ऐसे भिखारी हैं, वरना हम अपने माता पिता से रिश्ता तोड़कर आते ही नहीं थे। दोनों की बातें सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। तभी दीपक वहां आता है। माँ, मेरा एक दोस्त है, उसका एक पुराना घर खाली पड़ा है। अब जब तक हमें नया घर नहीं मिल जाता, हम सब वहीं जाकर रहते हैं। तभी सब एक कमरे के छोटे से घर में आते हैं। ये तो केवल एक ही कमरे का घर है, हम सब यहाँ कैसे रह पाएंगे? तुम्हें ही शौक था ना मेरे बेटों से शादी करने का, तो अब चुपचाप अपना मुंह बंद करके रहो दोनों, वरना इसी समय इस घर से निकल जाओ। जब से आई हो बड़बड़ करती जा रही हो। हमने नहीं कहा था तुम दोनों से कि तुम हमारे घर की बहुएं बन जाओ? दामिनी की बातें सुनकर साक्षी और अनीता घबरा जाती हैं। साक्षी, अनीता, चलो हम मिट्टी के चूल्हे बना लेते हैं। मुझे अपनी रसोई अलग करनी है। मैं अपना और कुमार जी का खाना खुद बनाऊंगी। हाँ, मुझे भी अपनी रसोई अलग करनी है। बहुत अच्छी बात है बहुओं, तुम दोनों तो एक दिन ये करने ही वाली थी, इसलिए अभी से ही सही तुम अपना और अपने पतियों का खाना अलग बनाया करो, और जानवी बहू हम सब के लिए खाना बनाएगी। तभी रिया और जानवी मिट्टी का चूल्हा बनाने में लग जाती हैं। अजीत जी, चलिए हम किसी और किराए के मकान में जाकर रहते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते साक्षी, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपना गुजारा चलाने के साथ साथ घर का किराया भी दे सकूं। अब तुम्हें यहीं सबके साथ रहना होगा। क्या मुसीबत है ये, इतने छोटे कमरे में कैसे सब एक साथ रह पाएंगे? मेरे माता पिता मुझसे नाराज हैं, वरना मैं अपने मायके से पैसे ले आती और अपने लिए नया घर किराए से ले लेती। कुमार जी, आप दूसरा घर किराए से नहीं ले सकते, तो कम से कम मुझे एक गैस चूल्हा तो लाकर दे दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है अनीता, तुम भी भाभी की तरह मिट्टी का चूल्हा बना लो। जब हमारे पास पैसे आएंगे तो मैं गैस चूल्हा ले आऊंगा। इतनी अमीर घराने की बेटी हूँ मैं, और ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा जीवन इस तरह भिखारियों की तरह हो जाएगा। साक्षी और अनीता मजबूर थीं। वो अपने मायके नहीं जा सकती थीं, क्योंकि उनके माता पिता उनसे नाराज थे। तभी दोनों भी जानवी के साथ मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं और साक्षी अनीता उन चूल्हों को घर में रख देती हैं। बहुओं, तुमने ये चूल्हा घर में क्यों लगा दिया? हमारा ये घर तो कितना छोटा है। अगर तुम यहाँ खाना बनाओगी तो हम सोएंगे कहाँ? ससुर जी, बाहर इतनी कड़ाके की ठंड है, आप क्या चाहते हो कि हम इतनी ठंड में बाहर बैठकर खाना बनाएं? अगर हमें कुछ हो गया तो? कुमार जी, आप जाकर राशन ले आइए ताकि हम खाना बना सके। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कोई नहीं, मैं किसी दुकान से उधार राशन ले आता हूँ। तीनों भाई घर से बाहर चले जाते हैं। इधर जानवी बाहर ठंड में आंगन में बैठी मिट्टी के चूल्हे के अंदर लकड़ियां लगा रही थी। पता नहीं कब ये ठंड का मौसम जाएगा। तभी दामिनी बाहर आती है। बहू, बाहर ठंड बहुत ज्यादा है, तू चूल्हा घर में लेकर आ जा और अंदर ही खाने की व्यवस्था कर। माँ जी, चूल्हे का धुआं घर के अंदर फैल जाएगा और धुएं के कारण घर में बैठा भी नहीं जाएगा। बहू, धुएं की तकलीफ हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर अगर तू ज्यादा समय तक बाहर ठंड में रही तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी जानवी भी अपना चूल्हा लेकर घर के अंदर आती है। अब इस एक कमरे के घर में 3 जगह चूल्हे हो चुके थे। थोड़े समय बाद तीनों भाई थोड़ा थोड़ा राशन लेकर आते हैं और तीनों की पत्नियां चूल्हों पर खाने की व्यवस्था करने लगती हैं। कहाँ मैं महलों में राज करने वाली लड़की आज इस झोपड़े में बैठकर इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। तभी धुएं के कारण सबको खांसी आने लगती है। अरे ये धुआं खास खास कर तो हालत खरा रही है मेरी। थोड़े समय बाद तीनों सब्जी रोटियां बनाती हैं और सब घर में अलग अलग जगह बैठकर खाना खाने लगते हैं। दीपक जी, आप माँ जी और ससुर जी के लिए स्वेटर ले आइए ना, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। मैं कोशिश करता हूँ किसी से पैसे उधार लेने की। अगर कोई पैसा देगा तो मैं माँ और पिताजी के लिए स्वेटर ले आऊंगा। तभी तीनों भाई अपने काम पर चले जाते हैं। रिया, रात के समय ठंड काफी ज्यादा लग रही है, चलो हम अभी ही जाकर लकड़ियां लेकर आते हैं। ठीक है भाभी। साक्षी, अनीता, तुम भी हमारे साथ लकड़ियां लाने चलो, वरना रात में ठंड काफी ज्यादा लगेगी। तभी चारों घर से बाहर जाते हैं और कई सारी लकड़ियां लेकर घर आते हैं। रात का समय, तीनों घर में चूल्हे पर खाना बना रही थीं। सुनिए जी, हम बाहर जाकर बैठते हैं, इस धुएं से तो घर में बैठा ही नहीं जा रहा है। माँ जी, बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। रिया, तुम बाहर आंगन में कुछ लकड़ियां जला दो, आग से माँ जी ससुर जी को ठंड कम लगेगी। दामिनी और शेखर बाहर चले जाते हैं और आग के सामने बैठ जाते हैं। रात का समय,
सब घर में एक साथ चटाई पर लेटे हुए थे। ठंड काफी ज्यादा थी और सबने एक ही बड़ी रजाई ओढ़ी हुई थी। ओह बाप रे, यहाँ तो कितनी ठंड लग रही है। ओह मम्मा, मेरे घर में तो रूम हीटर था, उससे ठंड जरा भी नहीं लगती थी। सब जैसे तैसे ठंड में परेशान होकर सो जाते हैं। अगले दिन तीनों मिट्टी के चूल्हे पर चाय नाश्ता बनाकर अपने पतियों को देती हैं। दीपक जी, आपको कोई 10,000 रुपए उधार देगा क्या? मिट्टी की एक रसोई बना लेते हैं। रसोई बन जाएगी तो हमें खाना बनाने में इतनी तकलीफ नहीं होगी। जानवी, मुझ गरीब को कौन देगा इतने ज्यादा पैसे उधार? देखा जाए तो जेठानी जी की बात सही है। हमें यहाँ घर में खाना बनाने में बहुत तकलीफ हो रही है। अगर हमारी एक रसोई बन जाएगी तो फिर हमें ऐसी तकलीफ नहीं होगी। अजीत, कुमार, हम अपनी कमाई से थोड़े पैसे अलग बचा कर रखते हैं और आगे चलकर हम घर के बाहर एक छोटी सी रसोई बना लेंगे। ठीक है भाई। तभी तीनों भाई अपने कारखाने आते हैं तो कारखाने का सारा सामान मजदूर ट्रकों में भर रहे थे। मालिक, ये मशीनें, ये सब कहाँ जा रहा है? दीपक, मैं ये कारखाना हमेशा के लिए बंद कर रहा हूं। अब तुम कहीं और जाकर काम देख लो। ये सुनकर तीनों भाई परेशान हो जाते हैं। इतनी मुश्किल से हमें काम मिला था, वो भी हाथ से चला गया। अब क्या करेंगे हम भाई? तभी तीनों घर आते हैं और अपने परिवार वालों को सारी बात बताते हैं। अब कैसे होगा जी हमारा गुजारा? वही समझ में नहीं आ रहा है जानवी कि अब क्या करें। सोच रहे थे कि अगला दिन अच्छा होगा, पर हर दिन एक नई मुसीबत आती जा रही है। भाई, चलिए हम कोई दूसरा काम ढूंढ कर आते हैं। तभी तीनों गांव में आकर काम देखने लगते हैं, पर उन्हें कोई काम नहीं मिलता। अगले दिन सब घर में उदास बैठे थे। दीपक जी, आप तीनों तो कारखाने में लकड़ी की वस्तुएं बनाते थे, तो हम भी लकड़ियों से कुर्सियां, बेड और अलमारी बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं। ये सब बनाने के लिए मशीन और औजार चाहिए जानवी, जो लगभग 50,000 रुपए में आएंगे। मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं, मैं उनसे 20,000 रुपए उधार मांगकर ला सकती हूँ। मैं भी अपने दोस्त से 20,000 रुपए उधार ला सकती हूँ। मेरी भी एक फ्रेंड है, वो मुझे 10,000 तो दे ही देगी उधार। तो हो गए ना 50,000। हम उन पैसों से सामान ले आएंगे और हमारे पति यहीं घर पर सारी चीजें बनाकर उन्हें बेचेंगे। सबको जानवी का उपाय पसंद आता है। तभी तीनों अपने अपने जान पहचान वालों से उधार पैसे मांगकर लाते हैं और दीपक और उसके भाई तीनों मशीन और औजार लेकर आते हैं। सवेरे का समय, सब घर के बाहर थे। अजीत, कुमार, चलो हम जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं और उनसे कुर्सी और बेड बनाते हैं। दीपक जी, हम भी आपके साथ चलते हैं। तभी तीनों की पत्नियां अपने पतियों के साथ जंगल में आती हैं और वो वहां से मजबूत वाली अच्छी लकड़ियां लेकर घर आते हैं, जिसके बाद तीनों भाई अपने औजार और मशीन से उन लकड़ियों को काटकर कुर्सी, बेड और अलमारी बनाते हैं। कुछ दिन बाद अरे वाह, ये कुर्सियां, बेड और अलमारी तो कितने अच्छे दिख रहे हैं। भाई, शहर में एक शॉप वाला है, वो हमसे ये चीजें अच्छे दाम में खरीद लेगा। मैं अभी उससे बात करके आता हूँ। अजीत वहां से चला जाता है। जेठ जी, हम लकड़ियों से घर के बाहर एक रसोई बना लेते हैं ना? और जेठानी जी, हम तीनों अब एक ही चूल्हे पर खाना बनाएंगे। अब हमारी रसोई अलग नहीं होगी। अब हमें समझ आ चुका है कि हमें मिलकर ही रहना होगा, वरना बहुत तकलीफ होगी हमें। हाँ साक्षी। तभी सब रसोई बनाने में लग जाते हैं। शाम का समय, अजीत घर आता है। भाई, शहर के शॉप वाले ने हमारा ये सामान खरीदने के लिए हाँ कह दिया है और उसने हमें ऐसे सामान बनाने के और भी ऑर्डर दिए हैं। वो कल ही अपनी गाड़ी लेकर यहाँ आएगा और ये सारा सामान ले जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तभी रात भर की कड़ी मेहनत के बाद सब घर के बाहर लकड़ियों की एक शानदार रसोई बना लेते हैं और जानवी और उसकी देवरानियां तीनों एक साथ एक ही चूल्हे पर उस नई रसोई में खाना बनाती है। अगले दिन उनका सारा सामान बिक जाता है और वो घर में नया गैस चूल्हा, सबके लिए स्वेटर, ये सब लेकर आते हैं। दीपक जी, जैसे हमने लकड़ियों की रसोई बनाई, वैसे ही हम लकड़ियों के 3 छोटे कमरे भी बना लेते हैं। इससे हम सबको सोने में आसानी होगी। सही कहा तुमने जानवी, हम कल से ही घर बनाने का काम शुरू कर देंगे। अगले दिन सब लकड़ियों के घर बनाने के काम में जुट जाते हैं और कुछ ही दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 60 घर के बाहर लकड़ियों के 3 आलीशान कमरे बना देते हैं, जिसके बाद जानवी, साक्षी और अनीता ये तीनों अपने अपने पतियों के साथ अलग अलग 3 लकड़ियों के घर में सोने लगे।
उसके बाद दीपक और उसके भाई रोज लकड़ियों की वस्तुएं बनाने लगे और उन्हें कीमती दामों में बेचकर कुछ ही सालों में नया बड़ा घर खरीदकर बड़ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।